हेलो दोस्तों, देसी फिजिक्स की आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने सीख लिया विद्युत फ्लक्स क्या है, मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है, किस प्रकार से हम फ्लक्स को समझते हैं। अब हम सीखेंगे सतत आवेश वितरण या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है। एक सामान्य सा तरीका इसके लिए हम लेते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 20 विद्यार्थियों की है, उसमें 20 से अधिक बच्चे नहीं बैठ सकते। तो यदि 20 बच्चों को टेबल कुर्सी पे अपने स्थान पे बिठा दिया जाए तो जो अध्यापक गण हैं वो बड़े आराम से 20 विद्यार्थियों की अटेंडेंस ले सकते हैं, उनको गिन सकते हैं। इस प्रकार का वितरण, इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है विविक्त या डिस्क्रीट, जिसमें सबको अलग अलग गिना जा सकता है। उसी क्लास में यदि 50 बच्चों को बिठा दिया जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अध्यापक महोदय फिर भी रजिस्टर में एंट्री कर लेंगे, अटेंडेंस ले लेंगे, लेकिन फिर 50 लोगों को पास चूँकि जो पास आ गए, बैठने की जगह तो 20 की थी, उसमें 50 बैठ गए, तो फिर पास बैठने से उनका जो वितरण है वो सतत लगने लग गया और अब उनको अलग अलग देख पाना थोड़ा मुश्किल है। वो सोचिए उसी क्लास में यदि 500 बच्चे बिठा दिए जाएं तो वो आपस में एक दूसरे से इतने उलझ जाएंगे कि आप उनको अलग अलग देख ही नहीं पाएंगे। तब हम कहेंगे क्लास में विद्यार्थियों का जो वितरण है वो सतत है। ऐसे ही आपने देखा होगा जहाँ चींटियों के बिल होते हैं वहाँ से यदि 2 चींटियाँ निकले, 4 चींटियाँ निकले तो हम अलग अलग गिन सकते हैं। लेकिन उसी बिल से सारी की सारी चींटियाँ एक साथ निकलें तो हमें काली चींटियों का एक सैलाब सा दिखेगा और तब हम कहेंगे कि चींटियों का वितरण सतत है। पानी का अणु कैसा है? विविक्त, अपने आप में अलग। दूसरे जल के अणु के साथ, पानी के अणु के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। लेकिन जब हम पानी पीते हैं तब हमें कैसा लगता है? क्या हमें अणु अलग अलग दिखते हैं? नहीं दिखते। हमें वो सतत दिखता है, हमें वो प्रवाहमयी दिखता है, सतत दिखता है, अविरल दिखता है, कंटिन्यूअस दिखता है। तो अब बात आपके समझ में आने लग गई होगी कि जब हमें चीज़ें अलग अलग दिखती हैं तो हम कहते हैं कि वो विविक्त हैं, डिस्क्रीट हैं। और जब चीज़ें हमें प्रवाहमयी दिखती हैं, हमें अलग अलग प्रतीत नहीं होती, तब हम कहते हैं कि वो सतत है। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी वस्तु पर आवेश देते हैं तो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। जैसे हमारे पास एक गोला है, मान लीजिए ये हमारे पास एक धातु का गोला है, हमने इसको धनावेश दिया। अब धनावेश दिया मतलब क्या? मतलब ये कि हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ये लीजिए, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं तो ये जो दूसरा धनावेश बनेगा, ये धनावेश इसके प्रतिकर्षित महसूस करेगा, इससे प्रतिकर्षित होगा, तो प्रतिकर्षित होकर इससे अधिकतम दूर रहना चाहेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। आप और धनावेश देंगे, और धनावेश देंगे तो आप देखेंगे कि वो इस प्रकार से वितरित हो जाएंगे। सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर अधिकतम दूरी तक रहना चाहते हैं तो आप देखेंगे वो एक दूसरे से दूर इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। अभी भी आवेश वितरण सतत नहीं है, अभी ये वितरण जो है वो विविक्त है। आप इनकी संख्या को अलग अलग गिन सकते हैं। लेकिन अब आप आवेश की मात्रा और बढ़ाते जाएं, ये वितरण इस प्रकार से हो गया। और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते जाएं। जैसे अभी मैं कक्षा में बच्चों की संख्या वाला उदाहरण दे रहा था, इस पर यदि आवेश इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाए कि आवेश अत्यंत निकट आ जाएं, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर आ जाएं, तो इस प्रकार के वितरण को हम कहते हैं कि आवेश वितरण सतत है। हालांकि ये सतत अब भी नहीं है। आवेश कभी भी सतत हो नहीं सकता। आवेश मूलतः विविक्त ही होता है, परंतु हम उसे सतत मान लेते हैं। जैसे जब आप किसी टेबल पर पेंट करते हैं, आप किसी दीवार पर पेंट करते हैं, तो जहाँ कहीं भी आपने पेंट करते समय बीच में जगह छोड़ दी, वहाँ हम कहेंगे यहाँ से जो पेंट का वितरण है वो सतत नहीं है, लेकिन हमें लगता सतत है। तो आप कितना ही अच्छा पेंट कर लें, पूर्णतः सतत कभी हो नहीं सकता, कहीं न कहीं से वो विविक्त जरूर होता है। ठीक इसी प्रकार इस आवेश वितरण को यदि हम ध्यान से देखें तो सारे आवेश अलग अलग बैठे हैं, तो ये है तो वितरण
विविक्त ही, लेकिन चूंकि आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है और आवेश बहुत अल्प दूरी पर है, तो इस प्रकार के आवेश को हम संतत आवेश वितरण मान लेते हैं। तो ध्यान रखें कि संतत आवेश वितरण कब माना जाता है? जब किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और दूसरी बात आवेश बहुत निकट हो। तो हम ये कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं, किसी वस्तु पर आवेश वितरण सतत, आपकी पाठ्य पुस्तक में से संतत कहा गया है, वो एक ही बात है, तब कहा जाता है जब पहली बात आवेश की मात्रा अत्यधिक हो, आवेश की मात्रा अत्यधिक हो, और दूसरी बात आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प हो, आवेशों के बीच की दूरी अत्यल्प हो, मतलब बिल्कुल पास पास आवेश आ जाए, तब हम आवेश वितरण को सतत कह सकते हैं। सतत आवेश वितरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश को वस्तुओं की आकृति के आधार पर 3 प्रकार से वितरित किया जा सकता है। यदि वस्तु रेखीय आकृति की है, एक विमीय है, तब हम उस पर वितरण को कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। यदि वस्तु किसी पृष्ठ के रूप में है, किसी तल के रूप में है, तब हम उस पर वितरण को कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। और यदि वस्तु आयतन के रूप में है, बंद शेप के रूप में है, तब हम उसमें आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहेंगे। तो कुल मिलाकर आवेश वितरण के 3 प्रकार बनाए जा सकते हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण को इंग्लिश में हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नाम से ही परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि यदि किसी रेखीय आकृति की वस्तु जैसे किसी तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तब हम उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं कि यदि किसी एक विमीय वस्तु, एक विमीय वस्तु जैसे तार पर आवेश सतत रूप से वितरित हो, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ये आप रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा बता सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बता सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक तार है, इस तार पर हमने धनात्मक आवेश को एक समान रूप से सतत रूप से वितरित कर दिया, और इस आवेश का एक छोटा सा भाग हमने यहां लिया। पूरी लंबाई कितनी है? मान लीजिए एक बार हम मान लेते हैं कि हमें पता नहीं है, हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई है dl, और इस पर आवेश का मान मान लीजिए dq है। माना किसी रेखीय आकृति की dl लंबाई पर आवेश dq है, ऐसा अपन ने मान लिया। अब यहां एक छोटी सी डेफिनेशन और बनाई जा सकती है, वो है रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे लीनियर
चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्बडा से दिखाते हैं। ये क्या है? किसी भी रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे ही हम रेखीय आवेश घनत्व या लैम्बडा कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं लैम्बडा से। इसे लैम्बडा से दर्शाया जाता है। और अभी हम देखें कि हमने dl लंबाई पे आवेश माना था dq, तो चूंकि dl लंबाई पर आवेश आपके पास है dq, तो एकांक लंबाई पर आवेश क्या होगा? तो हम कहेंगे कि एकांक लंबाई पर आवेश बराबर dq बटे dl। तो आप देख सकते हैं कि लैम्बडा का सूत्र बनता है dq बटे dl। q आप कैपिटल भी ले सकते हैं, स्मॉल भी ले सकते हैं। इधर आपने यदि कैपिटल ले रखा है तो इसको अपन कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो सूत्र बनेगा dq बटे dl। यदि आपने उधर स्मॉल q ले रखा है तो आप स्मॉल q भी ले सकते हैं, दोनों रूपों में ठीक है। मात्रक हम बनाते हैं इसका। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बनता है कूलाम प्रति मीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है और लंबाई का है मीटर, तो विमीय सूत्र बन जाएगा ATL-1। यदि हम इसका विमीय सूत्र बनाएं तो कूलाम का होता है 80, L ऊपर जाएगा तो L-1। इस प्रकार से आप रेखीय आवेश घनत्व को डिफाइन कर सकते हैं, उसका सूत्र और मात्रक विमीय सूत्र बना सकते हैं। दूसरे प्रकार का सतत आवेश वितरण है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसे हम इंग्लिश में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही सारी बात स्पष्ट हो जाती है। आवेश का वितरण सतत रूप से यदि किसी पृष्ठ पर हो या द्विविमीय आकृति पर हो तब हम इसे कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। परिभाषा नोट करते हैं। यदि आवेश किसी द्विविमीय वस्तु जैसे पृष्ठ पर सतत रूप से वितरित हो, सतत रूप से वितरित हो, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यह पृष्ठ चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है। मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, इस पर इस प्रकार से कोई धनावेश सतत रूप से वितरित है, तो इसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक परिभाषा बनाते हैं एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की, उसे हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन और है, पृष्ठीय आवेश घनत्व या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। इस चिन्ह को पढ़ा जाता है सिग्मा। मान लीजिए कि यहां हमने एक क्षेत्रफल लिया, इस अल्पांश क्षेत्रफल का मान है ds और इस पर आवेश है dq। तो इसकी परिभाषा बनेगी किसी पृष्ठीय आवेश वितरण में
किसी पृष्ठीय आवेश वितरण में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब यहां से अपन सूत्र बनाते हैं, बड़ा आसान है। देखिए कि ds क्षेत्रफल पर आवेश, ये हमने मान रखा है dq, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्या बनेगा? एकांक क्षेत्रफल पर आवेश बनेगा dq बटे ds। इसी को हम कहेंगे सिग्मा। तो सिग्मा का सूत्र हम कह सकते हैं dq बटे ds। इसको आपको याद रखना चाहिए। अब बनाते हैं इसका मात्रक। हमें पता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम और क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बन गया कूलाम बटा मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र, ये तो बहुत आसान है। कूलाम का आपको विमीय सूत्र आता है 80 और मीटर स्क्वायर का बन जाएगा L2। तो ये पूरा बनेगा ATL-2। तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र। यदि आपको ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा हो, इसका मान हमें दे रखा है S और टोटल आवेश हमें दे रखा है Q, तो हम सिग्मा को ऐसे भी लिख सकते हैं Q/S, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ये भी तरीका सही है, ये तरीका भी सही है। दोनों ही तरीकों से हम बता सकते हैं। तीसरे प्रकार का आवेश वितरण है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, या हम इसे कह सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है कि यदि आवेश का वितरण सतत रूप से किसी आयतन में होता है या त्रिविमीय आकृति में होता है, तब हम इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी त्रिविमीय आकृति की वस्तु के आयतन में आवेश सतत रूप से वितरित होता है, सतत रूप से वितरित होता है, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन आवेश वितरण कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई घन है और इस घन में आवेश ऐसे अंदर पूरे आयतन में सतत रूप से वितरित है, तब हम कहेंगे कि ये जो आवेश वितरण है ये आयतन आवेश वितरण है। अब इसमें भी एकांक आयतन के लिए एक परिभाषा बनाते हैं, वो कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम दिखाते हैं रो से। इस प्रतीक को कहा जाता है रो। परिभाषा पहले वाली परिभाषाओं के जैसी ही है। मान लीजिए यहां आपने एकांक आयतन लिया, इस एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को ही हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो परिभाषा लिखते हैं, किसी त्रिविमीय आवेश वितरण में
एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को ही एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? रो से। इसे रो से दर्शाते हैं। अब हम इसका सूत्र बनाते हैं। मान लीजिए इस छोटे से आयतन को हमने कहा dv और उसमें आवेश जो है उसे हमने कहा dq। तो चूंकि dv आयतन में आवेश को आप लिख रहे हैं dq, तो एकांक आयतन में आवेश क्या बनेगा? एकांक आयतन में आवेश बनेगा dq बटा dv और इसी को हम कहते हैं रो। तो रो का सूत्र बनता है dq बटे dv। इसे आपको याद रखना चाहिए। मात्रक किससे बनेगा? तो मात्रक बनेगा कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम और आयतन का ऐसा ही मात्रक मीटर क्यूब, तो बोलेंगे कूलाम बटे मीटर क्यूब। और इसका विमीय सूत्र हम कहेंगे, कूलाम का विमीय सूत्र हमें आता है 80 और मीटर क्यूब का हम कहेंगे L क्यूब। मीटर की पावर 3 है तो लेंथ की पावर 3, इसको ऊपर ले जाएंगे ATL-3। इस प्रकार से हम रो का विमीय सूत्र भी बना सकते हैं। एक चीज़ और हो सकती है, यदि हमें इस पूरे आयतन की वैल्यू दे रखी है V और उसमें कुल आवेश दे रखा है Q, तो हम रो को कह सकते हैं Q बाई V। यदि हमें कुल आयतन और कुल आवेश दे रखा है तो हम कुल आवेश में कुल आयतन का भाग लगा देंगे तो हमें रो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम 3 प्रकार के आवेश वितरण सीख सकते हैं: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। यदि हमें सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इसका एक निश्चित सीक्वेंस है, इसकी एक निश्चित विधि है जिसका हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले हमें दिए गए आवेश वितरण को बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान लेना चाहिए। यदि रेखीय आवेश वितरण है तो वो रेखीय अल्पांश हो जाएंगे, यदि पृष्ठीय आवेश वितरण है तो वो पृष्ठीय अल्पांश हो जाएंगे, और यदि आयतन आवेश वितरण है तो अल्पांश आयतन अवयव बन जाएगा, आयतन अल्पांश बन जाएगा। इसके बाद हमें उस अल्पांश के कारण दिए गए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेना चाहिए, और उसके बाद पूरे आवेश वितरण के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है वो उस अल्पांश के विद्युत क्षेत्र के समाकलन करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखते हैं तीनों प्रकार के आवेश वितरण के लिए। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए हमें एक रेखीय आवेश वितरण दे रखा है इस प्रकार से, और उस पर आवेश सतत रूप से वितरित है। हमने मान लिया कि इस पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है और यहाँ कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें इस पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम इस पूरे रेखीय आवेश वितरण को छोटे छोटे रेखीय अल्पांशों में बांट लेंगे। मान लीजिए ऐसा एक अल्पांश ये है छोटा सा, इसकी लंबाई है dl और इस पर आवेश है dq, और इस अल्पांश से बिंदु P की जो दूरी है वो r है। इस अल्पांश को यदि मूल बिंदु पे माने तो ये स्थिति सदिश है r सदिश। तो सबसे पहले इस अल्पांश को बिंदु आवेश की भांति मानते हैं। माना रेखीय आवेश अल्पांश की लंबाई dl है तथा इस पर आवेश dq है। तो हम dq को कह सकते हैं लैम्बडा dl,
क्योंकि आपने रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा पढ़ी है, लैम्बडा होता है dq बटे dl। तो हम यदि तिरछा गुणा करें तो dq को लिख सकते हैं लैम्बडा dl। इसको हम लगा देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम इस बिंदु आवेश को ले लेंगे, अल्पांश को बिंदु आवेश की भांति मान लेंगे। माना यह अल्पांश आवेश एक बिंदु आवेश है, अतः इस अल्पांश के कारण या अल्पांश आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यदि हम इसे ज्ञात करेंगे तो कूलाम का नियम हमें यूज करना पड़ेगा। वो कहता है कि DE इज इक्वल्स टू K dq बटे r स्क्वायर, और डायरेक्शन होती है r की दिशा में यानी कि r कैप, जहां K आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। हमने मान रखा है कि यहां माध्यम निर्वात है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान रख सकते हैं लैम्बडा dl बटे r स्क्वायर r कैप। अब ये तो इस अल्पांश के कारण आया है, और इस संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे अतः संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि हमें एक अल्पांश का पता हो और अल्पांश ऐसे सतत हो, वितरण सतत हो, तो हम समाकलन के द्वारा कुल आवेश वितरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसका समाकलन कर देंगे DE का, और एक लंबाई पर जब समाकलन किया जाता है तो इसे हम कहते हैं रेखीय समाकलन। इसको नीचे L लगा के दिखाया जाता है। वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। लैम्बडा यदि हमने नियत माना है तो उसे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। समाकलन में रहेगा dl/r स्क्वायर r कैप। यहाँ L का तात्पर्य है लाइन इंटीग्रेशन या रेखीय समाकलन। यदि हमें इस आवेश की सीमाएं पता है कि यहाँ से यहाँ तक है, लैम्बडा की वैल्यू पता है, तो हम इस समाकलन को करके और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमें पृष्ठीय आवेश दे रखा हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कि यहाँ आपको इस प्रकार से एक पृष्ठीय आवेश वितरण दिया है, और इस पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे जैसे पीछे माना था। इस अल्पांश का क्षेत्रफल मान लीजिए ds है और इस पर आवेश dq है, और इस अल्पांश को बिंदु की भांति माने तो यहाँ से बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो r सदिश है। इसको हमने मूल बिंदु पर मान लिया है। तो माना पृष्ठीय आवेश अल्पांश का क्षेत्रफल ds है तथा इस पर आवेश dq है, तो हम dq को कह सकते हैं सिग्मा ds, क्योंकि आप जानते हैं कि सिग्मा का सूत्र होता है dq बटा ds। तो dq को हम लिख सकते हैं सिग्मा ds। यहां सिग्मा इस पूरे पृष्ठीय आवेश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व की वैल्यू है। तो ये अल्पांश बिंदु आवेश माने तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र आएगा DE इज इक्वल्स टू K dq/r स्क्वायर r कैप, कूलाम का नियम है। और K की वैल्यू रख दी, dq का मान रख देंगे, तो ये यहां बनेगा सिग्मा ds। और पूरे वितरण के कारण तो अब रेखीय आवेश की जगह आ जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, समाकलन करेंगे, लेकिन अब की बार समाकलन होगा पृष्ठीय समाकलन या सरफेस इंटीग्रेशन। यहां रहेगा सिग्मा
और यहाँ रहेगा ds। हमने ऐसा माना है कि सिग्मा का मान नियत है, नियत राशि को समाकलन से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आपको कहा जाए कि आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहां हम मान लेंगे कि कोई आयतन आवेश वितरण हमें दिया हुआ है। इस प्रकार से कोई आयतन आवेश वितरण हमें दिया हुआ है और आयतन में पूरे में सतत रूप से आवेश वितरित है। मान लिया कि यहां आयतन आवेश घनत्व रो है, यहां हमने एक छोटा सा अल्पांश आयतन ले लिया, इसका आयतन है dv और इसमें आवेश है dq, और इसको मूल बिंदु पे माने तो बिंदु P का स्थिति सदिश है r सदिश। तो अब भाषा बनेगी, माना आयतन आवेश अल्पांश का आयतन dv है, और यह मान लिया कि यहां आयतन आवेश घनत्व रो है, तो कुल आवेश dq क्या बनेगा इस अल्पांश पर? तो हम कहेंगे रो dv, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है रो इज इक्वल्स टू dq बटे dv, तो dq को लिखा जा सकता है रो dv। तो माना ये अल्पांश बिंदु आवेश है, तो इसके कारण कूलाम के नियम से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी? k dq बटे r स्क्वायर r कैप। अब हम k का मान रख देंगे, dq का मान रखेंगे, तो dq का मान बनेगा रो dv। देखें आगे, संपूर्ण आयतन वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो यहां आयतन समाकलन हो जाएगा, इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कहते हैं। सिग्मा की जगह रो बाहर आ जाएगा यदि रो का मान इस पूरे वितरण में नियत है, तो हम बाहर निकाल देंगे, यहां वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे और यहां छोटा सा अल्पांश आएगा dv। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसी भी रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण या आयतन आवेश वितरण के कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।